दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया की ओर से ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। और ये एक सेकंड, हाँ, ये ज्वाइंट एक प्रोग्राम है, हम लोग करते हैं लगातार। और इस पे जो समाज में या देश में या विदेशों में या दुनिया में जो भी कुछ चर्चित खबरें होती हैं या घटनाएं होती हैं या कुछ नीतिगत फैसले होते हैं या नीतियां होती हैं सरकार की या कोई ऐसे विमर्श समाज में चल रहा हो, उस पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज 1 मार्च है और 1 मार्च इसलिए भी थोड़ी तसल्ली होती है कि ये महीना जो है शहीदों का महीना है, शहादत का महीना है। भगत सिंह की शहादत से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। बसंत ऋतु का भी महीना है। बसंत ऋतु जो अपने शबाब पे होता है वो सब भी हम देखते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ इस बार का मार्च का महीना अ, उसका एक अपना रूप है, एक अपना अंदाज है। और वो इसलिए है कि अ, चुनाव होने हैं, आम आम चुनाव देश में होने हैं। और उसको लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं पार्टियों की भी। और सत्ता और विपक्ष दोनों आपस में कहीं टकराते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं पटकनी देते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं लंगड़ी मारते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। तो आज का जो हमने विषय चुना है, जो मुद्दा चुना है, वो अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यसभा सीटों पे चुनाव हुआ। और राज्यसभा सीटों का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि अभी अ, जो पार्टियां या जो जो सरकारें जो काम कर रही हैं, वहाँ बहुत सारी सेंधमारी हुई। बहुत सारे विधायक खरीदे गए, बहुत सारे विधायक पलटी मार के बीजेपी के खेमे में गए। कहीं सरकार गिरते गिरते बची, और कहीं जो है जो हार की जीत जैसा मामला भी हुआ। तो एक तो इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फिर से ईडी और सीबीआई का जो पूरा एक तंत्र चल रहा है, उसका रथ घूम रहा है। और वो वहीं घूम रहा है जहां खास करके बीजेपी को जहां से खतरा महसूस हो। तो अभी सीबीआई का एक नोटिस जो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी गया है। तो उस पर एक चर्चा होगी। साथ ही एक बड़ा मनोरम दृश्य भी दिखाई दिया। और वो दिखाई दिया द्वारका में। द्वारका दिल्ली वाला द्वारका नहीं, वो गुजरात वाला द्वारका। और उसमें भी कहा जाता है कि ये जो द्वारका नगरी जो है समुद्र में समा गई थी, या जैसा भी हो, उसकी अलग कहानी है, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री गए वहां, और एक मनोरम दृश्य, और उसको बहुत कोणों से, कई एंगल से उसको फिल्माया गया। और अलग अलग ढंग से वो एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रचारित किया गया। तो एक तो ये है। तीसरा है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के नए पहलू क्या क्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन पे अभी चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला है, उस पे हमारी चर्चा होगी। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में कई मेहमान हैं, हम उनको आमंत्रित करने में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ विघ्नेश झा जुड़ गए हैं। तो विघ्नेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने मोटा मोटी जो मुद्दे हैं, जो अभी जो चल रहे हैं, कंटेम्पररी जिसकी बात करते हैं, तो उसी पे हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो राज्यसभा चुनाव पहले भी होते थे और अभी भी, पहले भी होते थे जिसमें कोई किसी को बहुत समझ में नहीं आता था कि है क्या चीज, और बड़े आराम से कोई राज्यसभा मेंबर हो जाता था, तमाम चीजें होती थी। अब उसकी राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। और राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि अ, तनाव भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में दिखाई दे रहा है। और जो जिस तरह की सरकार है वो एन केन प्रकारेण कैसे तमाम कानून पास करवा लेती है, तो उसमें ये संख्या बल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अभी जो राज्यसभा के कुछ पदों पे चुनाव हुए हैं, तो थोड़ा उसमें इतना माने पैशनेट क्यों थी बीजेपी कि किसी भी तरह से उसके अपने सारे उम्मीदवार जिता लेने हैं, वो किसी भी नैतिक अनैतिकता के परे जाके। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। जी। आपने शायद मुझे ही कहा है। जी जी, तो आप ही हैं। जी, हाँ तो देखिए, इससे पहले कि हम इस मारामारी को, इस आपाधापी को अ, समझने की कोशिश करें, जी एक बात पहले हमें समझनी पड़ेगी कि जो लोअर हाउस है अपने अ, लोकसभा का, जी लोकसभा जो जी। लोअर हाउस अपने देश के संसद का, और जो हम्म। अपर हाउस है हम्म। राज्यसभा, जी जी इन दोनों को, खास करके दर्शकों के लिए मैं ये कह रहा हूं, मेरे और आपके लिए नहीं, क्योंकि हम शायद समझ रहे हों, लेकिन दर्शकों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि ये आपाधापी के पीछे आखिर खेल क्या है। तो अपर हाउस जो होती है राज्यसभा, वो जब लोकसभा कोई बिल बना करके पारित करती है, उसे अपना अपनी स्वीकृति देती है, तो फिर वो राज्यसभा में जा, वहां पे उस पे चर्चा होती है। वहां पे अगर उस बिल को पास किया जाता है, तभी वो स्वीकृति के लिए फिर माननीय राष्ट्रपति जी महोदय के पास जाता है। तो पिछले कुछ सालों में, 5-6 सालों में, शुरुआती इस सरकार के शुरुआती 3-4 सालों में तो उतना नहीं दिखा, लेकिन पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में आप हमने, आपने सबने महसूस किया होगा कि लगातार एक एक दिन में कई कई बिल पास हुए। बिल क्या थे, क्या उसमें प्रावधान रखे गए, क्या किनके लिए थे, कौन उसके स्टेक होल्डर्स होल्डर्स थे, या किनको उससे लाभ या हानि होना था, उन सब से चर्चा तो छोड़िए। पहले बिल बनते थे तो उससे पहले कई स्तर पे चर्चाएं होती थी, कई स्तर पे कंसल्टेशंस किए जाते थे, कई स्तर पे उस पे बातचीत होती थी, बहस होती थी, विमर्श होता था, तब जाकर के कहीं वो लोकसभा के पटल तक पहुंचता था। राज्यसभा तो छोड़ दी। लेकिन अचानक से ऐसे इंस्टेंट जो कानून बनने लग गए, धड़ाधड़ पास होने लगे। अपर हाउस में रुक जाते थे बहुत सारे ऐसे बिल्स जो लोकसभा ने पास किए हैं। वो इसलिए रुक जाते थे कि उसमें फिर उसके कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों पे चर्चा होती थी, और उस चर्चा में अ, वो सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुमत में नहीं थी। तो इस बाधा को टालने के लिए
राज्यसभा में बहुमत होना जरूरी था, जिसके लिए ये आपाधापी चल रही, और ये एक और संकेत दे रही है कि ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मॉडल है, ये जो पूंजीपतियों के हित में जो मॉडल एक स्थापित हुआ है, और जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित ना की जाए, आम जनता उससे अपना कोई संबंध ना स्थापित कर पाए, इसके लिए आप जानते हैं कि बाहर मीडिया वाले जो है वो धर्म का ओवरडोज देते रहते हैं, और धार्मिक तनाव की स्थिति जो है वो बरकरार रहती है, ताकि वो उन बिलों को कहीं लोग पढ़ना ना शुरू कर दें, समझना ना शुरू कर दें, उस पर चर्चा ना शुरू कर दें, उसकी जो नेगेटिव या पॉजिटिव बातें हैं उन पे चर्चा ना शुरू हो जाए। तो ये चल रहा, लोकसभा में पारित भी हो जाते थे, राज्यसभा में कई सारे ऐसे बिल फंस गए जो पूरी तरह से देश के देश की बड़ी जनसंख्या के फेवर में नहीं थे, उनके हक में नहीं थे, तो और पूंजीपतियों के हक में थे, या फिर जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो संवैधानिक जो हमारी एक एक जो हमारा वो आधार है, संवैधानिक आधार, उस आधार को एस्केप करके निकलने की जो जो एक टेंडेंसी थी, उसको बहुत हद तक सपोर्ट मिल रहा था। तो इससे जाहिर तौर पे जो लोग संवैधानिक मूल्यों में यकीन रखते हैं वो सहमत नहीं होते थे, पर लोकसभा में वो कुछ कर नहीं सकते थे, राज्यसभा में वो कोशिश करते थे। तो अब ये एक कोशिश जारी है कि राज्यसभा में भाजपा और या एनडीए बहुमत में आए, ताकि जो अभी अंदरूनी तौर पर भाजपा को महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि सरकार चली भी जाए, तमाम तरह के बंदोबस्त के बावजूद जो जनता का आक्रोश है, वो हो सकता है कि सारे बंदोबस्तों को भी दान करके जो है वो अपना दिखा दे। ऐसे ऐसे में राज्यसभा में अगर बहुमत होगा तो जो कॉरपोरेट की दुनिया के हित में जो फैसले हैं, जो बिल्स हैं, वो लाए जाते रहें, वो लाने की कोशिशें होती रहें, क्योंकि आखिर पूंजी तो वही लगाते हैं। जी, ये तो हो गया इसके जो पहलू है, खास करके संसदीय जो पहलू है। जी, 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 लेकिन आगे ये क्या मतलब आप कह रहे हैं कि यदि लग रहा है कि सरकार जाएगी, जी। तो क्या मैंने राज्यसभा से कुछ इन लोगों का कुछ करने का इरादा है, या क्या कैसे करेंगे कि या आने वाले समय में यदि कोई दूसरी सरकार आई जी, तो इनके सारे जो कानून है उनको यदि पलट दे, जी। तो कहीं ये तो नहीं डर है कि कहीं पलटने में राज्यसभा का जो पूरा बहुमत है इनके हाथ में रह जाए, तो शायद बचा ले जाए। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे यही है। तो दूसरी ओर सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अरे वाह। सीधे बिहार से जुड़े हैं। जी 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 और वहां से जुड़ने का मकसद एक और भी है कि नीतीश कुमार जी को लेकर बहुत सारी अटकलें हो रही हैं। जी 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 तो मुझे लगता है कि अ, चुनाव भी है और एनडीए अलायंस का मसला है। जी जी लेकिन दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अ, जिस तरह से विधायकों को तोड़ा गया, जी और विधायकों को तोड़ने का केवल और केवल एक ही पहलू नजर आता है, वो कहा जाता है कि बिक गए। जी 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 तो अब वो जो बिक गए, अ, विधायक जो बिक जा रहे हैं पैसे के लिए, जी जी तो वो तो कहीं ना कहीं एक तो उस पार्टी से भी गद्दारी कर रहे हैं, दूसरा उस जनता के जो वोट है, जी मैंडेट जिन्होंने, से। जी जी, मैंडेट्स लेके आए हैं। तो यदि इतना ही होता तो सही बात है, आप निर्दलीय जीत जाते हैं। बिल्कुल हाँ। तो ये जो बिकने वाली प्रक्रिया है काफी तेज हो गई है। बिल्कुल। इसका क्या कारण है? देखिए, ये स्पष्ट है, काफी स्पष्ट है कि जो हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें हम्म बहुत सारे लूपहोल्स रहे हैं शुरू से, और हम्म बहुत सारी चीजें विवेक पे छोड़ी गई थी। हम्म 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 अगर इंसान में विवेक ना हो, अगर हमारे समाज और हमारे राजनीतिक या व्यक्तिगत तौर पर हम विवेक शून्य हो जाएं, तो कोई भी रास्ता नहीं बचता हमें वापस एक अच्छा समाज निर्मित करने की, या फिर विवेकपूर्ण समाज बनाने की व्यवस्था हो पाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता हमारे पास। तो बहुत सारी चीजें विवेक पे छोड़ी गई थी इस संवैधानिक व्यवस्था में। और जब ये चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया और जो गवर्नेंस का मॉडल है, उसमें जब पूंजीपति घुसते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में इतनी पूंजी इन्वॉल्व होती है, तो जाहिर है कि कई सारे ऐसे लोग आते हैं, हर राजनीतिक धड़े में शामिल होते हैं, जो ये तो शो करते हैं, जो इस तरह का एक इस तरह की तस्वीर पेश करते हैं कि वो देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक एक इच्छा उनके मन में होती है कि हमें अगर मौका मिले तो हम बहुत सारी पूंजी जो है वो इकट्ठा करें। और वैसे चरित्र वाले लोग जब किसी भी पार्टी में आ, जगह बनाने में कामयाब होते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, जनता को भी ठग लेते हैं, जनता का भी भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उनका ये अगला खेल शुरू होता है। और जैसे ही व्यवस्था में पूंजीपतियों का आगमन हुआ है, बहुत बहुत बड़े तौर पे, तो जाहिर है कि उनको उनका खरीदार मिल रहा। और हम्म खरीदार मिलेंगे तो बिकने वाले, जिनका विवेक इतना दृढ़ नहीं, इतना सुदृढ़ नहीं है, जिनका विवेक इतना वो अटल नहीं है, वो डगमगाते, और वो डगमगाते हैं। और उनके लालच को, उनके उनकी उनकी जो पूंजीपति बनने या फिर अय्याशी करने की जो इच्छा है,
उसका बहुत अच्छे से शोषण किया जाता है इस बंदोबस्त में, इस व्यवस्था में। आवाज अनम्यूट करिए। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी जी। तो अभी का जो विषय है, राज्यसभा चुनाव के जो तमाम चीजें हुई हैं उसी को लेकर थोड़ी चर्चा हो रही है। जी और जी। फिर ईडी सीबीआई का तो अपना माने लगातार जारी कारवां है, वो अपना काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे बहुत सारे विस्तार से बातें हो चुकी हैं। और किसके लिए कर रहा है ये भी हमें मालूम है। तो इसी सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपने विघ्नेश जी को आपने सुना होगा। जी जी। हाँ, तो राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ही बातचीत हो रही थी। और उसमें यही हो रहा है कि कैसे अभी चूंकि आप बिहार में हैं, और बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जी तो वहां भी ऐसे ही हुआ। जिसको तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि खेला होगा, और खेला उन्हीं के साथ हो गया। हमें के तो साथ हो गया। जी जी, तो ये जो पूरा जो हो रहा है, ये मतलब किसी भी लिहाज से लोकतंत्र के मतलब एक कहिए कि न्यूनतम लिहाज से भी बहुत खतरनाक है। तो ये कौन लोग हैं और कैसे तंत्र ये काम कर रहा है, थोड़ा इस पे हम जानना चाह रहे हैं। और उसमें भी बिहार जैसे राज्य में पता चला कि वहाँ दबंगई भी बहुत होती है। तो क्या ऐसा भी है, या वाकई अब जो विघ्नेश जी कह रहे थे कि थोड़े से लाभ के लिए या थोड़ी सी जो दबी हुई इच्छा रहती है कि हमको जहां मौका मिलेगा वहां बिक जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम दो तीन बातों को लेकर चलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आज लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। हम्म सबसे पहला ये है। और ये पतन जो है पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था ने किया है। पूंजीवादी व्यवस्था ने इस लोकतंत्र को हड़प लिया। अब एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक सीधे आप इसे समझ सकते। हम्म एक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल, शक्तिशाली की तरजीता। और एक हम लोग कहावत करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज ये है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हम्म ये पूरी कहावत यही चरितार्थ है। जो नैतिकता की लोकतंत्र में बात थी, उसका पूरा पतन हुआ है। जो मानवीयता की बात थी, संवेदनशीलता की बात थी, और एक दूसरे के जो सम्मान करने की बात थी, राजनीति कि भाई जनता हमें देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम्म भय खत्म हो गया है। सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक चीज ये है कि पहले लोग डरते थे इससे कि जनता हम्म हमें देख रही है। अब ये भय खत्म हो गया। ये जब भय खत्म हो गया, तो ये राजनीति में एक खुला खुला आया। वो हॉर्स ट्रेडिंग का आया, वो सीबीआई ईडी का आया। आप देखिएगा कि इसमें मतदाता से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक खरीदे और बेचे जा रहे, मीडिया तक अब कॉमन नहीं बिक रहे इस बाजार में। अब ये सोचना है कि वह कौन सा धड़ा है, कौन सा वर्ग है जो नहीं बिक रहा। हम्म और जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाला वर्ग था, जो वामपंथ था, वो काफी कमजोर हुआ। हम्म पूरी दुनिया में जैसे जैसे पूंजीवाद का असर बढ़ा, तो जो जनता के लिए लड़ने वाली एक ताकत थी, जो जनता का भरोसा रहता था कि कोई नहीं बोलेगा तो ये हमारे साथ आएंगे हम्म और समानता की बात करेंगे, वो धारा कमजोर हुआ है। जिसके चलते आप देखिएगा कि कमल योजना एक चल रहा है कि हर स्टेट में सरकार को तोड़ो फोड़ो और अपनी सरकार बनाकर कमल का फूल वहां खिला दो। ऑपरेशन कमल जिसकी बात कर।
और उस कीचड़ में से एक कमल का फूल खिला दो और सारे पूरे कीचड़ फैले रहेंगे। तो लोकतंत्र को और इस राज्यसभा के चुनाव कोई अलग नहीं है, इसी में से निकल कर आता कि येन केन प्राकृतिक, हमको चुनाव जीतना है। जैसे आप देख ही रहे मोदी जी का जो नारा आया है 400 पार का, ये क्या नारा संकेत कर रहा है? ये नारा यही संकेत कर रहा है कि हमारे पास अब वह सब चीज आ गया और हम 400 जीत सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, पैसे बांट के मतदाता को खरीद सकते हैं, विधायक को खरीद सकते हैं, मुखिया को खरीद सकते हैं, जो भी चुनाव में एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसका रोल है जनता से लेकर मीडिया तक, उसको हम खरीद सकते हैं। तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जो नैतिक पतन हुआ है, आप देखिएगा कि लोग देश की आजादी के समय जो राजनीति होती थी उसमें पूरी ईमानदारी और नैतिकता की ही बात होती थी और वही नेता आगे बढ़ता था जो ईमानदार हो और जिसके पास नैतिकता हो। आज कौन से लोग आगे बढ़ रहे हैं? जो कॉर्पोरेट के सहारे चल रहे, कॉर्पोरेट की सवारी कर रहे हैं, या किसी तरीके से वो पैसा समाज में कमा रही है, या बाहुबल, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। तो ये पहले इस देखना होगा। एकदम सही कह रहे हैं, लोकतंत्र का पतन होगा। जी जी एकदम आप सही कह रहे हैं। बिहार भी उसका एक हिस्सा है। नीतीश कुमार आप देखिए किस तरीके से वह ईडी और सीबीआई का ही एक डर है। घोटाला सृजन घोटाला भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, 302 का उनका मामला भी एक पहले का जुड़ा हुआ है। तो जानते थे कि उसका एक प्रेशर था कि अगर अब नहीं आते हैं तो हमारे साथ भी कार्रवाई हो सकती है। जी नहीं एकदम सही कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। एक तो आपने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आपने की शुरुआत में, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है। तो इसमें दो दो धाराएं हैं, मतलब एक तो जो भी संवैधानिक मूल्य है उसको मानने वाली, और उस मानने वालों में भी दो धाराएं आप कह सकते हैं। उसमें कुछ कारपोरेट के साथ हैं या उनके साथ पूंजीपति वर्ग भी है। दूसरा है बिना पूंजीपति वर्ग वाले भी धाराएं हैं। तो सवाल यह है कि कुछ लोग तो चलिए बिक जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिक नहीं रहे हैं उनके पीछे छोड़ दिया जा रहा है ईडी और सीबीआई। तो ये क्या क्या दर्शाता है ये? जैसे देखिए ईडी और सीबीआई उन्हीं के पीछे छोड़ा जा रहा है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और भाजपा को लगता है कि बहुत आसानी से वो हमारे खेमे में आ रहा है। आप जितना देखिएगा ईडी और सीबीआई छोड़ा जिनके क्या है, तो वैसे लोग हैं जो कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे या ममता बनर्जी में सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे या दूसरी पार्टियों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। अब उन पर थोड़ा सा ईडी का दबाव बनता है, सीबीआई का दबाव बनता है, तो वह तुरंत अपने पाला बदल लेते हैं। जी जैसे बिहार के ही एक विधायक जो भागे वो बालू माफिया है राजद से, तो जादव होते हुए भी वो भागे। वो जानते हैं कि नहीं तो हमारा ईडी का समन जारी हो जाएगा, हुआ भी जी। इसके बाद दूसरे जी जी अनंत सिंह की पत्नी बाहुबली है, जेल में वो है, उनको छुड़ाना है। जी नहीं इसके बाद जी जी आप देखिएगा तो ऐसे जो लोग भाग रहे हैं भाजपा को वॉशिंग मशीन मान रहे हैं कि हम वहां जाएंगे और साफ होके धूल के, जैसे आप असम के विश्व शर्मा को लीजिए, कांग्रेस में थे तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे और बीजेपी में आकर असम के मुख्यमंत्री ही बन गए। तो पूरे नैतिकता का पतन हुआ है। जनता इसको समझ नहीं रहे। वही हम कह रहे हैं कि पहले कोई घटना करने से राजनीतिक पार्टी डरती थी, आज वह डर खत्म हो गया है, जनता का भय खत्म हो गया है। मैंने जनता केंद्र में है ही नहीं, केंद्र में कॉर्पोरेट आ गया है। अब एन के प्रकारेण हमारा साम दाम दंड भेद के सरकार बना ले रहे हैं और कॉर्पोरेट की सेवा कर रहे हैं।
जनता केंद्र में नहीं है। इस जी। चुनाव में भी आप हम्म। जिस तरीके से अहंकार के साथ कहा जा रहा है कि हम 400 के पार हैं, हम्म। जनता तो कहीं से आवाज नहीं लगा रही है, जनता खामोश बैठी है, वो हम्म। अपने रोटी रोजगार की लड़ाई लड़ रही है। उसके सामने सबसे बड़ा चुनौती है जीवन को सरवाइव करने का। हम्म। जी जी, तो एकदम, जी एकदम ये सही है। तो जनता जो है अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए लड़ रही है, हम्म। और सरकार को लगता है कि भाई अब जनता इस अवस्था में आ गई है कि हम हम्म। उसको 5 किलो अनाज देके उसका वोट ले सकते। जी अब उसका वोट की कीमत 5 किलो अनाज है। जी जी, जनता इस अवस्था में खड़ी है। इस एकदम सही कह रहे हैं विघ्नेश जी। जो बात सुनील जी बोल रहे हैं, जी जी उसमें भी बहुत सच्चाई है। एक चीज और देख रहा हूं कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, जी जी तो और खास करके उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में, तो बहुत बड़ा युवा वर्ग भी जी साथ में आया है। और जो इंडिया अलायंस की कहते थे कि तितर बितर हो गया, तो ये जो फिर से कंसोलिडेट हो रहा है इंडिया अलायंस, और थोड़ा प्लस में जा रहा है, मतलब जहां उम्मीद कर रहे थे कि ये जो है मतलब अब बिखर गया, खत्म हो गया, तो ये जी कहीं जनता का विक्षोभ है, या इनका अपना डर है कि यदि नहीं अलायंस किए तो शायद जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, ये दोनों ही चीजें, और एक तीसरा पहलू भी है शायद। मैं पहले ये बोल दूं कि मैं सुनील जी की सारी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि जो स्थिति है इसमें एक जैसी चिंताएं हैं सबकी। जो भी इस व्यवस्था को समझ रहा है, जो भी कॉरपोरेट के शक्ल में जो एक बहुत बड़ा महादानव आके खड़ा हो गया है इस समाज के सामने, इस बहुत बड़ी जनसंख्या के सामने, उसके इरादों को और आने वाले परिणामों से बहुत विचलित है, बहुत बड़ा वर्ग है। दूसरी बात है, मैं पहले शुरू इसी बात से करूंगा कि राजनीतिक दलों जो विपक्ष में है उनकी उनका अपना डर। तो ये सच है कि सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं और बीजेपी के साथ, या जो पूंजीवादी तंत्र है उसके साथ नहीं जाने के कीमत को, आप म्यूट हैं, कुछ बोल रहे हैं आप शायद। नहीं, जी जी जी। तो पूंजीवादी तंत्र के साथ नहीं जाने की जो कीमत अदा कर रहे हैं, उन्हें भी ये बहुत अच्छे से पता है कि यदि 2024 के चुनावों में उनकी हार होती है, वो सत्ता से बाहर होते हैं, तो जो बची खुची आशाएं हैं कि लोकतंत्र जीवित रह जाएगा, वो भी खत्म हो जाए। साथ में उनका अपना, साथ में जब तो जब तक
विघ्नेश भाई की तकनीकी प्रॉब्लम है। तब तक मैं सुनील जी से बात करता हूँ। विघ्नेश भाई जब ठीक हो जाए तो आप आइए। अ, दो तीन चीजें हैं कि जिस तरह की जी व्यवस्था है, जिसमें स्वाभाविक रूप से शासन है और जनता है, शासक है, और रूलिंग क्लास है, रूलिंग पार्टियां हैं, समाज में जो ऊंच नीच का पूरा जो सिस्टम है, तो ये तो पूरी तरह से अ, काम करता है कि भ्रष्टाचार को, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो लोग अपने आप को बड़ा पवित्र बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े पवित्र लोग हैं, तो उनके यहाँ जितने बड़े भ्रष्टाचारी जिनको ये लोग बार बार रोज रोज गाली देते हैं, पहुंचते ही कैसे राष्ट्रभक्त बन जाते हैं, देशभक्त बन जाते हैं, बहुत बड़े वाले हिंदू बन जाते हैं। तो ये क्या जनता नहीं देख रही है? देखिए, ये पूरी विडंबना और अवसरवाद और हम्म। जनता देख रही है। लेकिन हमने जो कहा हम्म। कि जनता का अब भय नहीं, लोकतंत्र में एक जनता का भय हो कि हम्म। जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित व्यवस्था। जी जी जी। तो ये जनता का भय खत्म हो, हम्म। क्योंकि अगर ईमानदारी से जनता चुनाव लड़ती और जनता चुनती तो जनता का भय। लेकिन हम्म। अब क्या हो रहा है कि कॉरपोरेट सीधे मीडिया को खरीद रहा है, मीडिया माइंड सेटअप बना रहा है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक और डिजिटल तक। इसके बाद फिर उसके वर्कर्स, इसके बाद पैसे, इसके बाद वेलफेयर। तो अब ये जनता के माइंड सेटअप बना रहे हैं कि सिंगल चेहरा भारत में यही, इसके पैरेलल दूसरा कोई नहीं। उन्होंने 14 में क्या वादा किया था जनता के साथ, उस वादा को भुला दीजिए। 19 में उन्होंने क्या किया था उसको भुला दीजिए। किसानों के साथ उन्होंने क्या किया था उसको भुला दीजिए। ये सारी चीजों को भुला दीजिए और वह जो कर रहे हैं उसको मुख्य मान लीजिए। आप बोलते रहिए, मैं 1 मिनट में आया, आप बोलते रहिए जी। वह जो कर रहे हैं उसको मुख्य मान लीजिए। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो जनता अगर केंद्र में रहे तो निश्चित रूप से देश की तस्वीर कुछ अलग है। तब जनता के जो मौलिक सवाल है वह जनता के मौलिक सवालों पर राजनीति लड़ी जाती। जी जी। जनता के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया जाता, उसमें युवाओं के लिए जगह मिलता। आज जिस तरीके से बेरोजगारी है, अशिक्षा है और किसानों की और मजदूरों की बदहाल हालत, उस हालात के खिलाफ 2024 का चुनाव होना चाहिए और जिसको जनता को खुलकर लड़ना चाहिए। लेकिन जनता एकदम पूरी तरीके से लग रहा है कि अंधेरे में है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं उसको जाति दिखाया जा रहा है, कहीं उसको धर्म दिखाया जा रहा है। उसका अपना जो विकास, एक नागरिक के बतौर उसका विकास और एक नागरिक के अधिकार के बतौर उसका जीवन, यह दोनों कहीं उसको नहीं मिल रहा। वह आर्थिक नीति जो इस देश के हर लोगों के जीवन को मजबूत बना सके, उस पर कहीं आप देखिए बहस नहीं हो रही। बहस को एकदम बहुत ही छिछलेदार या गवाई भाषा में हम कहें तो एक लंपटाई की भाषा पूरे राजनीति को ले जाया जा रहा है। सड़क छाप, गली छाप जो भाषा होती उसमें आपको कहीं वह नहीं मिलेगा कि जो जनता के जीवन को बेहतर बना सके। इसे तो ज्यादा बेहतर जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस समय पूरी चीजें पर बात कि देश की आजादी मिलेगी तो ये हमारी आर्थिक नीति होगी, ऐसे हमारा विकास होगा, हर लोगों का विकास होगा। अब तो ये सारे एजेंडे खत्म हो गए। लगता है कि लोकतंत्र के जो एजेंडे हैं वो एजेंडे को खत्म कर दिया गया है और एक आर्टिफिशियल एजेंडा ला के जनता के दिमाग में थोपा जा रहा है कि आप एक विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। आपका बेटा बेरोजगार है,
लेकिन आप एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं जाना है, आप आइए विकसित राष्ट्र। जी आपके बेटा को शिक्षा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। तो ये जो एक सपनों की दुनिया रची जा रही है और उसमें जनता को काल्पनिक तौर पर फंसाया जा रहा है, यथार्थ से दूर ले जाकर एक फैंटेसी कहानी गढ़ी जा रही राजनीति में, यह बहुत ही खतरनाक है। और इस खतरा से हमको लगता है कि जनता को बचाना, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, एक एक चीज और है, चलते चलते एक बात और आपके बात से समझ में आया। एक कोई भी समाज किसी न किसी नैतिक मूल्य से चलता है, मतलब जहाँ कुछ बुरे चीजें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है। तो ये जो बुरी बात और अच्छी बात के बीच की जो एक फर्क था, या अच्छी बातों को धीरे धीरे डाइल्यूट करते गए और बुरी बात को ही नैतिक मूल्य बना दिया गया, कहीं ये तो ये मामला फर्क ही मिटा दिया गया, फर्क ही मिटा मैंने दिया। जनता के सामने से वह चेतना को हटा दिया गया कि अब जनता समझ ही नहीं पाएगी कि ये गलत है कि सही है। सही है, जी जी। वो जो दिखा रहे हैं अब जनता के सामने लगता है कि बस यही सही, यही सही है, जी जी हाँ, जो जी। दिखा रहे हैं, हम्म। जो वो कहना चाहते हैं, अब वो इस तरीके से मैनिपुलेट करके उनके ब्रेन में वास करके पहुंचा रहे हैं उनके दिमाग तक, तो उनको लग रहा है कि बस यही सही है और चीजें गलत। जी जी जी, तो बहुत ये जो बहुत। वन मैन शो की दिशा में देश हमारा बढ़ रहा है, लोकतंत्र बढ़ रहा है, जी, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए और भारत की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक बहुत खतरनाक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और नित्यानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले तो उनका भी स्वागत करते हैं। और बहुत कम समय में, ये शायद मेरी ही त्रुटि रही कि, और इसको इस बहस को आयोजित करने के लिए, विमर्श को अ, हमने सबको आमंत्रित किया कि भाई आ जाइए, जुड़ जाइए, बातचीत करते हैं। और मार्च का महीना भी है और अगले महीने से हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो विघ्नेश है। जी, हाँ, हाँ हाँ, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव हुआ है और एक हीरो की छवि और गढ़ी जा रही है, जी और वो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने से लेके, और मतलब जो जो विधायक चले गए थे बीजेपी के खेमे में, वो अयोग्य घोषित कर देना। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि एक और नया चाणक्य पैदा हो गया है। ये जो व्यक्ति पूजा का जो पूरा महिमा मंडन करना, ये क्या है? और डीके शिव कुमार, चलिए, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट जुड़े हैं कि कर्नाटक जिताने से लेकर दूसरे, तेलंगाना और भी कई चीजें हैं। जी जी तो ये जो व्यक्ति पूजा है, मतलब कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा है कि चलिए अब इसी बहाने अब ये मुतमईन हो जाए कि हाँ अब तो चुनाव जीत जाएंगे, डीके शिव कुमार आ गए हैं नए चाणक्य उनकी जगह। तो थोड़ा इसके बारे में कुछ बातचीत किया जाए कि जी ये जी फिनोमिना क्या है। जी। एक्चुअली ये फिनोमिना हमारे समाज में कई हजार वर्षों से है। हम्म। हम साधन को छोड़ करके जो साध्य हैं उनको छोड़ करके साधन के पीछे दौड़ते हैं। जी हम जो ईश्वर हैं उनको छोड़ करके ऐसे माध्यम की तलाश करते हैं कि ईश्वर जो है वो इंसानी शक्ल में दिखे। जी जी जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तमाम तरह हम्म। की के धर्म हैं और तमाम तरह की मान्यताएं हैं। और व्यक्ति पूजा एक ऐसी चीज है जिसने धीरे धीरे हिंदुस्तान से बाहर जाकर के पूरे विश्व में एक आम लोगों को घेरना उसने शुरू कर दिया है। हम्म। व्यक्ति पूजा लगभग हर जगह शुरू हो गई, और ये व्यक्ति पूजा विपक्ष के लिए खास करके,
आप पक्ष में हैं और आपके पास बहुत पूंजी है, आपके पास बहुत बैकअप है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। हम्म। आप अगर ऐसा परसेप्शन बनाते भी हैं जी तो जी। अपने पूंजी बल से उस परसेप्शन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए ये परसेप्शन इस तरह का गढ़ना खुद के लिए बुरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। हम्म दूसरी बात है कि चुनाव जीतना या ना जीतना, हम्म ये सब आपके परिश्रम और आपके जो परसेप्शन आप मैनेजमेंट है आपका, उस पर निर्भर करता है। उदाहरण मैं दूंगा तो अभी अनंत अंबानी जी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। मुकेश अंबानी के बेटे हैं, सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक पूंजीपति के बेटे हैं, और उनकी शक्लो सूरत, उनके उनके बहुत सारी चीजों का, हालांकि व्यक्तिगत बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए, तो उसके वजह से वो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में रहे। लेकिन जब परसेप्शन मैनेजमेंट का काम पीआर एजेंसीज ने शुरू किया, तो देखिए 2 दिनों में परसेप्शन बदलने की पूरी एक व्यवस्था खड़ी हो गई। और परसेप्शन बदलते बदलते आज स्थिति ये है कि अनंत अंबानी एक को एक बहुत बड़े मानवतावादी के रूप में और एनिमल लवर के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि अगर उसके तह में जाया जाए तो कितने कानून तोड़े जा रहे हैं और किस किस तरह की के काम हो रहे हैं, उनसे पर्दा उठ सकता है। लेकिन ये जो पीआर कंपनियां हैं, जब आप इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो ये आपके इमेज को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके साथ मीडिया और बाकी एजेंसीज, सोशल मीडिया, सारी चीजें होती हैं और उस पर अरबों रुपए का खर्च होता है। कभी किसी का इमेज बनाने के लिए, कभी किसी का इमेज तोड़ने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी के इमेज को तोड़ने के लिए वो परसेप्शन मैनेजमेंट वो पीआर कंपनियों ने काम किया। तो पीआर कंपनियों, अच्छा, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी के इमेज को बनाए रखने के लिए पिछले 10-12 सालों में मेरे ख्याल से पीआर कंपनियों ने खरबों रुपए की डील की होगी अब तक। तीसरी बात है, जहां तक डीके शिव कुमार जी की बात है, तो डीके शिव कुमार जी की खासियत ही यही है कि वो परसेप्शन मैनेजमेंट की जगह परिश्रम, मेहनत पे यकीन रखते हैं। और जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को बदलने के लिए वो उस परिस्थिति की जड़ तक जाते हैं, उसमें घुसते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो डीके शिव कुमार जी को हीरो बनाने की जगह उनसे सीखने की जरूरत है विपक्ष के नेताओं को। जी, आवाज आप म्यूट है। आ जाएगी। नित्यानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो हम आपसे चाहेंगे कि बहुत कम समय दिया आपको इस तैयारी करने के लिए भी। लेकिन चूंकि आप इतने क्या बोलते हैं, तमाम कोण से तमाम कोणों से आप जानकारियां इकट्ठे रखते हैं, ज्ञान है आपके पास, तो उसमें अ, मतलब यह है कि किसी भी विषय पे आप कुछ न कुछ बोल सकते हैं। हाँ, पहले थोड़ी तैयारी होती तो शायद ज्यादा और अच्छा होता, लेकिन ये वही सवाल हैं जो आमतौर पे आम जनता के बीच में है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से भी। उठा पटक का दौर है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और आप दिल्ली में थे, अब कलकत्ता चले गए हैं। कलकत्ता को फिर से गर्म करने की संदेश खाली के नाम पे पूरी कोशिश है।
तो संदेश खाली की वजह से ममता जी फिर से इंडिया अलायंस में आ रही हैं, या उनको लगा कि नहीं, अब यदि इंडिया अलायंस के साथ नहीं आए तो जो थोड़ा बहुत हमारा कुछ जमीन बचा हुआ है या आधार बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं भी थोड़ा सा माफी चाहता हूँ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, फोन रह गया था। नहीं तो मैं हाजिर हो जाता टाइम से। और दूसरी बात है कि धन्यवाद बुलाने के लिए, और बाकी जो साथी है हमारे सीनियर्स और विघ्नेश सर, मेरा नमस्कार। जी अब नमस्कार। आते हैं कि आपने आपने जो सवाल किया है, मैं उसमें आने से मैं जितना मैं सुन पाया, मैं 3 बातें उससे पहले कहूंगा कि ईडीआर की रिपोर्ट आई है। ये कुछ समाचार है, सुर्खियां, ईडीआर की रिपोर्ट आई है कि किस पार्टी को कितना आय हुआ 2023 में, जिसमें 2361 करोड़ जो है, मेरे पास अभी है ये, हाँ, 2361 करोड़ जो है वो बीजेपी की आय है। कांग्रेस को 452.37 करोड़ है, और उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 141.66 करोड़ ये है। उसके बाद आम आदमी पार्टी है, तो ये एक पार्टी की आय है। एक और जो खबर है, आपको मालूम है कि वो जो उत्तराखंड में जो उसमें फंसे थे, टनल में जो फंसे थे 41 लोग, जिनको बचाने वाले जो वकील है, वकील नाम के जो व्यक्ति थे, उनके मकान को डीडीए ने आज ध्वस्त कर दिया दिल्ली में। ठीक है, तो अब जो है वो बीजेपी की तरफ से ये आ रही है कि मनोज तिवारी जो है वो ये कह रहे हैं कि जब ये पता लगा, राज्यपाल भी आए और कहा कि जब हमें पता लगा कि भाई वो उसमें थे, रेस्क्यू में थे, तो उनको हम घर देंगे। तो सवाल ये है कि अगर वो उसमें नहीं होते तब उनको घर नहीं देते। एक बात संदेश खाली में हम आते हैं। और एक और खबर, भारत के पड़ोस में रूस में जो सबसे मशहूर जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उनको सेना के अपमान के दोषी पाया गया और उनको 2 साल की सजा दे दी अदालत। क्या नाम बताया आपने? रूस के एक मशहूर, ये बीबीसी की अभी वो चल रही है, रूस के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनको हथकड़ी पहना के उनको जेल में डाल दिया गया। अच्छा, ठीक है, ये रूस में खबर है कि सेना के, इस बात को याद रखिए कि सेना के अपमान के उसमें, कि उन्होंने सेना का अपमान किया। ये आप भारत से इसका कर सकते हैं कि इस तरह के यहाँ भी हुए हैं क्या नहीं। उनको जेल की सजा हो गई है। अब आते हैं, अच्छा हाँ, प्रधानमंत्री साहब अभी बंगाल में पहुंचे हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि गरीब, किसान, युवा वर्ग जो है वो हमारी प्राथमिकता है। तो किसान तो अब दिल्ली में चारों ओर बैठे हुए हैं, प्राथमिकता समझ में आ रही है। युवा यूपी में पीटी रहे, जो नौकरी मांगने गए थे, पुलिस ने किस तरह से खदेड़ा है ये देखा होगा। तो ये जो बातें कही जा रही है, उसका जो उसकी जो छवि है, रियलिटी, वो दूसरी तरफ आपको दिख रही है। अब आपने जो सवाल पूछा संदेश खाली जी, कल ही एक साथी के साथ बात हो रही थी कि संदेश खाली की घटना को जिस तरह से पोषित मीडिया जो है, जो कथित रूप से जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से बातें कही, क्या इस तरह से ब्रिजभूषण सिंह के मामले में, ब्रिजभूषण सिंह कब से ये काम कर रहा था, ब्रिजभूषण सिंह का जो मामला था, क्या वो इससे कम था? अगर हम संदेश खाली के मामले को मान ले कि जो एक राज्य के मामले को पूरे राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरह से उछाला, ब्रिजभूषण के मामले में जो कुछ हो रहा था उसके बचाव में पूरी मीडिया लगा दी गई। बीजेपी के समर्थक वाले जो मीडिया है, ब्रिजभूषण जो कुछ कर रहे थे महिला खिलाड़ियों को, तो आज से नहीं, कब से हो रहा है। आप इस घटना को उससे लिंक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक जो अपराधी हैं जिनको दोषी माना गया, वो एक विशेष खास वर्ग से है, उसके नाम से आप जानते हैं, जिसको पकड़ा गया है। और जो दिल्ली में जो कर रहे थे, जो खिलाड़ियों के साथ जो करने वाला, उसके नाम को किस समुदाय से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दोनों नामों को आप देखिए, दोनों के अपराध सेम है, एक उसी तरह के अपराध कर रहे थे जैसे अपराध कर रहे थे, लेकिन हाईलाइट नेशनल मीडिया में किस घटना का हुआ और कब से चल रहा था, एक पे देखिए। बाकी एजेंसियां अपना काम करे और चीजें करे। और दूसरी बात है कि ममता की साथ दिक्कत ये है कि वो पूरे देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। अभी पूरे भारत में कोई और महिला मुख्यमंत्री अभी नहीं है जो शीर्ष पर हो। और बंगाल आज से नहीं है, बंगाल का जो केंद्र के साथ जो ये जो चल रहा था उठा पटक जो है, इनकी खींचतान जो है, वो
बीते कई सालों में चल रहा था, चाहे फंड को लेके हो या तमाम को लेकर केंद्र के साथ एक इनका मतलब एक चल रहा था खींचतान बहुत वो, और राज्यपाल की इसमें भूमिका आप देखें कि बंगाल में जो भी राज्यपाल रहे, जो अभी राज्यसभा में गए हैं धनखड़ साहब, वो इससे पूर्व बंगाल के राज्यपाल थे, उनकी भूमिका आप देखें वो किस तरह से स्टेटमेंट देते थे, किस तरह के उनके हस्तक्षेप होते थे राज्य के मामले में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि राज्यपाल की भूमिका राज्य के काम में हस्तक्षेप करना नहीं है, उनको राज्य की रिपोर्ट देना होता है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उतर के उसमें हस्तक्षेप करते थे। सेम प्रक्रिया अभी जो है आनंद, जो राज्यपाल हैं आनंद बोस, उनकी भी भूमिका उसी तरह से है और राज्य के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट उनका चल रहा है। संदेश खाली की जो घटना है, ये घटना इसमें थोड़ा सा ये जाना पड़ेगा कि अचानक से ये घटना कैसे बाहर आई। दूसरी बात है कि जो विक्टिम है, जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, सवाल ये लोग कर रहे हैं कि उनमें से कितने विक्टिम सामने आए हैं। ब्रिजभूषण के मामले में तो महिलाएं खुद सामने आके पुलिस में रिपोर्ट करने गई थी, आयोग में गई और उन्होंने सामने आके स्टेटमेंट दिया। जो संदेश खाली में अब तक कितने विक्टिम मतलब विक्टिमों की पहचान हो गई और कितने लोग सामने आए हैं, ये देखने की बात है इस मामले में कि कितने कितने लोग उसमें से सामने आके कहा कि उनके साथ हुआ है, जो विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन है। रैकेट चल रहा होगा, जांच होगी उसकी, लेकिन मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि एक मामला जो दिल्ली स्तर पे होता है, जो राज्य, उसमें एक शब्द वो नहीं बोलते। नहीं नहीं, एक चीज और है जो आपकी बात से लगा, एक भाजपा के नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो और भी लोग, इनके भी नाम आए थे, कैलाश विजयवर्गीय और रूपा गांगुली, दोनों का नाम आया था, केस जी दर्ज हुआ था, इसमें इनका नाम आया था। वो केस कहाँ गया किसी को नहीं मालूम है और ना उसके बारे में आगे कोई किसी को पता नहीं चला है। तो जो मैं कह रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछा, वो सवाल इसलिए है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ब्रिजभूषण का मामला बार बार, उसमें खिलाड़ी और देश के नामचीन खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, पदक लेके आए थे, जिनको प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा था, उन महिलाओं के खुद आके वो रोती रही और वहां बैठी रही, उनको पुलिस ने कुचला, उनको उठा लिया, वहां से हटाया गया उनको जबरदस्ती, और उसमें विक्टिम जो थी वो खुद आके उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखाई, अपनी चीजें दर्ज की, विरोध में बैठे। संदेश खाली में क्या ऐसी कोई चीजें आई अभी तक सामने? क्या कोई विक्टिम या कोई, जो हो सकता है कि नहीं आ रही हो या कोई और मजबूरी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केस की इंटेंसिटी को देखिए, इसको जितना हाईलाइट किया गया या जो पकड़ा गया, जो चीजें हुई हैं, और भी तमाम मुद्दों पे स्मृति ईरानी कितने महिलाओं के कितने मामलों में बोली है, जो बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है, उसमें क्या स्मृति ईरानी से लेके तमाम इन पहलवानों के मसले पे कोई मीनाक्षी लेखी तो वो भागती हुई दिखी गई थी मीडिया में। मणिपुर वाले मसले में तो कोई नहीं, हाँ, तक नहीं मणिपुर बोली। में अभी भी मणिपुर मामले में आज तक वो नहीं बोले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें साफ एक देखिए कि आप कोई भी इसको देख के ये समझ सकता है कि जहां राज्य और केंद्र के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और अभी जब चुनाव सर पर है, तो कोई जो एक मुद्दा मिलता है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपराध हुआ होगा, अपराध अगर होगी और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और पार्टी से इसको निकाल भी दिया गया 6 साल के लिए, जिस व्यक्ति का नाम इसमें है, तो टीएमसी ने उसको निकाल दिया। अभी पार्टी जाने, पार्टी को क्या करना है, और अगर अपराधी है तो सजा मिलनी चाहिए, इसके कोई हम में से कोई इसमें वो नहीं करता है, दो राय नहीं रखता है कि जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिले। लेकिन अगर सजा एक अपराध एक जैसे है तो सजा एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी, सवाल एक है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो विघ्नेश सर इससे पहले कह रहे थे कि बहुत बड़ी बात कि आप जिस तरह से चीजों को, ये छवि बनाने की बात है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि आप राज्य सरकार की छवि बना रहे। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल तरह तरह से चीजें कहते हैं, वो अल्टीमेटम देते हैं, अल्टीमेटम देना उनका काम नहीं है, उनका काम केंद्र को रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। वो अल्टीमेटम देते कि इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, तो सीधा सीधा हस्तक्षेप है। अदालत है, अदालत देखे मामले को, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो अपना काम करे, और उसमें किसी को बोलने का वो नहीं है, वो अपना काम करे, और जो स्थानीय जिस एरिया मतलब जिस हिस्से में हुआ और जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, वो सामने आए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में अब तक मुझे मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा विक्टिम व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम उस तरह से आया हो। चीजें आई है, केसेस हुए हैं, लोग कह रहे हैं, भीड़ कह रही है, चीजें हो रही है। अब वो जब आएंगी चीजें, पीड़िताओं के नाम आएंगे, जिनके नाम आएंगे, तब जाके पता चलेगा। लेकिन बड़े पैमाने पे अगर ये अपराध हुआ है और दिखा रहा है कि लोग वहां विरोध कर रहे हैं, तो जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई ठीक हुई होगी अपने हिसाब से। लेकिन सवाल है कि जो कार्रवाई का मैंने आपको बताया कि जब ब्रिजभूषण सिंह
जब पहलवानों के साथ ये काम चल रहा था, क्या उस मामले में मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से वो देश के नामी जो अंतरराष्ट्रीय जी जिन्हें मेरा सवाल था कि इंडिया अलायंस में फिर से ममता बनर्जी ने हरी झंडी दे दी है कि हम आएंगे, तो कहीं ये जो तमाम तरीके से जो आरएसएस और बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ये भी डर है कि इसलिए कि यदि नहीं आए साथ में, पहले तो उन्होंने बोला था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उस समय बोला था जब राहुल गांधी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है लेके पहुंचे थे, उसी दौर में उन्होंने बोला था। तो अचानक कैसे सुर बदल गया, कहीं ये डर तो नहीं है? मैं केवल इतना नहीं, जानना देखिए चाहता इसमें जो आप सवाल कह रहे हैं डेफिनेटली इसमें ये डर भी हो सकता है, लेकिन राजनीति की अपनी एक मजबूरी होती है। आप ये देखेंगे, हूँ। इससे पहले आम आदमी पार्टी के साथ ये हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ, और जी उत्तर प्रदेश में भी ये काम हुआ, महाराष्ट्र में भी चला था। जब सीट और इनके बंटवारों की बात होती है, सीट शेयरिंग की बात होती है, तो उसमें इस तरह की खींचतान होती है। और जो भी गठबंधन की जब ये बात आती है, सरकारें आती है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी गठबंधन की सरकार बनी थी और याद किस तरह से उन्होंने मैनेज किया था, चलाया था। तो ये एक राजनीति में एक बड़ी वो मजबूरियां होती है, हर पार्टी की अपनी एक मजबूरी होती है कि वो अपने हित को पहले देखती है। और जी पार्टी ने इसलिए भी देखा होगा कि जिस तरह से चीजें हुई हैं, और अगर वो मतलब उस पोजीशन में नहीं पहुंचते हैं, तो उनको इनके लिए दिक्कत तो होगी। तो उनके जो पार्टी के जो सलाहकार होंगे या पार्टी के जो लोग होंगे, तो उनको लगा होगा उस हिस्से में, उस विशेष हिस्से में, कि ये कहीं हावी ना पड़ जाए, ये मुद्दा हावी ना हो जाए। तो हो सकता है इस कारण से भी होगा। तो ये अंदर खाने की बात है अभी तक। नहीं नहीं, वो मैं अंदर खाने की बात तो होगी, उनकी अपनी पार्टी है, उनको क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जो आप सवाल कह रहे हैं, लेकिन मैं उससे एग्री कर रहा हाँ, हूँ। लेकिन ऐसा पहले है। पहले पहले उन्होंने क्यों मना किया? पहले तो वही मुख्य भूमिका में थी। नीतीश कुमार से भी पहले ममता बनर्जी का नाम उछाला जा रहा था। इवन इंडिया जो अलायंस है, नाम देने वाली भी शायद ममता बनर्जी ही है। तो देखिए, आपको ये अचानक जी ममता दीदी के मिजाज से आपको वाकिफ होना चाहिए। उनका हम्म की जो राजनीति है, उनसे जो लोग वाकिफ हैं, हम्म एक उनको तुनूक मिजाज राजनीतिज्ञ माना जाता है भारतीय राजनीति में। हम्म ठीक है, हम्म। तुनूक मिजाज उनको माना जाता है। अच्छा, तुनक मिजाजी की वजह से बोल दिया होगा। हाँ, वो नहीं मतलब उस हाँ। वजह से नहीं बोला होगा, लेकिन वो कब जी क्या मतलब हाँ हाँ चीजें कर दे, जैसे वो हाँ, बोलती हैं, तो हम्म कई बार ये चीजें नहीं रहता, बोल नहीं दिया होगा, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसी रही होगी। वो एक होता है ना, ईगो होता है कि अपने राज्य में हम जो चाहेंगे वो होगा। तो ये हम्म। उनके अंदर ये हो सकता है कि वो अभिमान या ईगो रहा। भाव जी है, जी जगह जी होगा। जी। बाद में रियलाइज हुआ होगा शायद कि वो होता है ना कि हम्म, जोश में होश खोने वाली बात, या बाद में हाँ रियलाइज होगा कि ये ठीक नहीं होगा। हाँ तो हो हाँ सकता है कि उन्होंने आत्ममंथन किया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। जी नीतीश जी जी। बहुत ज्यादा आत्ममंथन करते थे ना, हाँ 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 हाँ। क्योंकि आत्ममंथन उन्हीं का दिया शब्द है। जी अभी विघ्नेश जी, जी 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 जी। हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है, किसानों के मुद्दे पे एक बड़ा जबरदस्त वो दिया है, फैसला कहिए या कहिए कि सरकार को आदेश दिया है। और वो कहा है कि आप आतंकवादी नहीं हैं, आप सरकार हैं, आतंकवादी की तरह गोली क्यों चला रहे हैं? तो बिल्कुल। ये तो मतलब नॉर्मली मतलब कटघरे में खड़ा कर दिया। जो लोग दूसरों को आतंकवादी कहते थे, आज बिल्कुल। घुमा फिरा के कोर्ट को भी, अदालतों को भी ये कहना पड़ रहा है कि आप ही हैं असली आतंकवाद। अ, देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा नित्यानंद जी के बातों में एक चीज जोड़ दूंगा। वो घटना थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, ममता बनर्जी जी हम्म वाली। तो बेसिकली वो कांग्रेस के जो वहाँ स्टेट चीफ हैं, अधीर रंजन चौधरी जी और ममता बनर्जी जी के बीच का एक संवाद था, जिसने एक इमेज ऐसा क्रिएट किया कि हम्म ममता बनर्जी जो है, ममता दीदी, वो इस क्योंकि उनका मिजाज भी कुछ ऐसा है जैसा नित्यानंद जी ने बताया, और अधीर रंजन चौधरी जी ने भी कुछ बोला था। फिर वो कुछ दिनों तक वो बातें होती रही। खैर, वो होता है। नहीं जी, एक चीज ऐसे से निकल के आ रहा है
जी 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 कि मतलब जब भी इंडिया अलायंस के जो नेताओं के बीच में जी जी जी। कभी कभार जैसे कुछ ऐसी बात हो गई जो स्वाभाविक रूप से मीटिंगों में होती है, कुछ होती है, हाँ तो उसको उसको जो जी उसको जी जी, तो ये जो तथाकथित सत्ता पक्ष की मीडिया है, जी जी जी। वो बहुत तेजी से उछालती है कि हाँ, देखो देखो, तो ये क्या मतलब वो दिखाना। ये मीडिया नहीं है सिर्फ, ये मीडिया इक्विप्ड विद पीआर एजेंसीज एंड पॉलिटिकल एडवाइजर्स एंड ऑल। वो एक बहुत बड़ी टीम है, हम्म। बड़ी टीम है। उन्हें वो उछालने का मौका भी मिलता है और उनको उनको इसके लिए तैयार भी रहना होता है। अभी आप देखिए कि एनडीए में सीट सीट शेयरिंग क्या हुई है, कहाँ हुई है, कितनी हुई है, कैसे हुई है, उस पर एक भी सवाल नहीं आया होगा। हम्म। तथाकथित मीडिया में इससे संबंधित तो एक भी सवाल आपको सुनने को नहीं मिला होगा जी कि एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुई, एनडीए टूट गया, एनडीए ध्वस्त हो गया, एनडीए का अब कुछ हो नहीं सकता, अब बीजेपी अलग थलग है, एनडीए अलग है, ऐसा ऐसा तो कुछ भी सुनने को नहीं मिला होगा। जबकि उसमें ना तो सीट शेयरिंग की कोई खबर आ रही है, ना उनके सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग्स की कोई खबर आ रही है। तो जी। ये जनता को भी समझ लेना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझ लेना पड़ेगा कि ये टोटली पीआर एजेंसीज के हाथ में है सारा कुछ। अब जो इलेक्शन लड़ी जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पीआर एजेंसीज ज्यादा लड़ते हैं बनिस्बत उन नेताओं के जिन नेताओं को शायद उनके इलाके में अच्छे से उन्हें उनके वोटर भी नहीं जानते। जी। तो ये है। और आपने तो हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन के टिप्पणी की बात की, तो इससे ज्यादा खुले तौर पे कोई अदालत क्या कह सकती है? वो अदालत ये नहीं कह सकती कि आप आतंकवादियों की जैसी हरकतें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप आतंकवादी नहीं हैं, आप ऐसी हरकतें ना कीजिए। अब और सरकार है। और आप देखिए, ये पैलेट गन, मेटल पैलेट से के रिपोर्ट्स आए हैं फॉरेन, मतलब जो लैब्स के रिपोर्ट हैं कि मेटल पैलेट्स यूज किए गए हैं फॉरेंसिक ह्यूमन। रिपोर्ट में जो आई है। हाँ हाँ। तो ऐसी रिपोर्ट है, गोली चली थी, वो रिपोर्ट में आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट में। अब आप और क्या उम्मीद करते हैं किसी सरकार से? और इससे ज्यादा वो क्या किसी पे अत्याचार कर सकती है सरकार? हम्म। तो मैं ये एक बात जोड़ना चाहता हूँ सर को बीच में टूटते हुए, मतलब इसी से कि ये जो बात आपने कही, ये एक्चुअली कल से लेके आज तक की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, अदालत की जो टिप्पणी है। और इसको इस पे बहस होनी चाहिए थी, और पार्ट जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको टीवी वाले बुला के बहस करते, जो विजय सर बार बार कह रहे हैं कि ये जो पीआर एजेंसीज जो करते हैं कि बीजेपी में और एनडीए में क्या हो रहा है उसकी खबर हमें नहीं देते, वो विपक्ष से सवाल करते हैं कि आपका क्या के निकल गए, आपके फला निकल गए। ये जो अदालत की टिप्पणी है, जो सर ने कहा, विकेश सर ने, वो यही है कि हम किसी को ये कह दें कि भाई आप मूर्ख नहीं है। अदालत ने वही बात कही ना कि आप तो आतंकवादी नहीं है, आप क्यों गोली चला रहे। तो अदालत हम्म। जो कह रहे कि इससे सख्त टिप्पणी अदालत और क्या कर सकती है, सही बात। लेकिन ये जो खबर है ये सबसे बड़ी खबर है, और इस खबर के बेस पे, मतलब मुझे लगता है कि अगर मीडिया बची होती, मीडिया में आत्मा बची होती, तो इस खबर से वो बात करते और लोगों से बुला के पूछते, बिठा के बहस करते। मैं यही बात कहना चाहता था। तो मीडिया जी जी का बार बार जो है बहुत वो है, संदेशात्मक है। जी। सुनील जी, बहुत देर से आप चुप हैं।
और हाँ ऐसी हाँ, तो मैं आपसे एक चीज और मतलब दो दो तीन चीजें हैं, खास करके वैचारिकी पे हम बात करेंगे, और आप सब जी सभी जी लोग उस पे आमंत्रित हैं। एक तो कॉरपोरेट है, बाजार है, पूंजी है, जिसको चाहे उसको खरीद ले, और जो बिकने, जो जिसको दाम लगेगा वो बिक जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, करीब करीब 100 साल हो गए आरएसएस को। आरएसएस जी अपने आप को सबसे बड़ी विचार की पार्टी बोलती है। तो कहीं एक तो वो बिक गई है कारपोरेट के उसमें, या कारपोरेट के लिए सबसे मुफीद कोई जो विचारधारा है, वो आरएसएस की विचारधारा है। दूसरा, कि इसमें मैं देख रहा हूं कि अ, जो लोग, मतलब सभी तो नहीं बिक रहे हैं, कुछ ही लोग बिक रहे हैं, कुछ लोगों को डराया जाता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से डर तो सबको लगता है, और लग रहा है तो इसका मतलब कि आप हैं, जिंदा भी हैं। और डर तो हेमंत कुमार, क्या नाम है, सोरेन को भी लगा था, लगा होगा। लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन आपके झुकेंगे नहीं। तो ये जो पूरा जो कारपोरेट का हमला है, उसमें केवल और केवल आरएसएस की विचारधारा उसके लिए सबसे मुफीद क्यों लग रही है? सबको लेके चलने वाली जो विचारधाराएं हैं, या जो ये क्या बोलते हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, उससे क्यों परहेज है कारपोरेट को? तो मैं पहले सुनील जी से बात करेंगे, फिर बाकी सब सबसे टिप्पणी चाहेंगे इस पे। देखिए, आरएसएस का जो है, हम्म। उसको अपना एक उद्देश्य हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। कि भाजपा की अगर सरकार रहती, वो कॉरपोरेट के सहारे ही आए, तो उसका हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है, वो 100 वर्षों से, या जब से आरएसएस खड़ा हुआ है तब से वह सपना देख रहा है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने उसको लग रहा है कि हमारा ये जी, सपना पूरा हो। उसमें जो नैतिक, उसको जी जी, एक उसमें जो उसको नैतिक मूल्य है। कॉर्पोरेट से बहुत परहेज नहीं है, जबकि वही हम्म। आरएसएस स्वदेशी की बात करती थी। हम्म। वही आरएसएस आप देखिएगा कि स्वदेशी की बात करती थी। और आज जो वही आरएसएस कॉर्पोरेट के सहारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुली हुई। तो आरएसएस पूरी तरीके से अपने एक जो वैचारिकी है, वो वैचारिकी से हट के एक नए ढंग के राजनीति, हम भारत को किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बना सकते, उस पर वह काम कर रही है। नहीं, एक चीज सवाल यह है कि जो कारपोरेट है, उसको भी क्या हाँ, आरएसएस की वैचारिकी पसंद आ रही है? बाकी क्यों नहीं नहीं पसंद आ? देखिए, हम्म। कॉर्पोरेट को आरएसएस के वैचारिकी पसंद नहीं है, कॉर्पोरेट की एक मजबूरी है। जी। कॉर्पोरेट की एक मजबूरी है कि चूंकि हार्ड लाइनर अगर कंट्री में शासक होगा, तो कॉर्पोरेट के लिए ज्यादा बलपूर्वक जगह उपलब्ध कराए। अगर वह डेमोक्रेटिक आदमी आ जाएगा तो जनता का पक्ष लेगा, जनता का पक्ष लेगा तो कॉर्पोरेट का प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। जल जंगल जमीन छीनने से लेकर, यहाँ के मानवीय संसाधन से लेकर प्राकृतिक संसाधन जिस तरीके से कॉर्पोरेट को दिए जा रहे हैं, अगर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आएगी तो इसको रोक देगी और कॉर्पोरेट पर जांच बैठाएगी कि कॉर्पोरेट के पास इतनी संपत्ति कहां से। नहीं, लेकिन हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा है, आरएसएस का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो तो कारपोरेट का एजेंडा हो जाएगा, तो इनका क्या बचेगा? ये थोड़ा सा मैं नहीं नहीं, कॉर्पोरेट का एजेंडा कभी भी हिंदुत्व का एजेंडा नहीं होगा। देखिए, हम्म। कॉर्पोरेट का एजेंडा मुनाफा कमाने का एजेंडा है। कॉर्पोरेट का कभी भी एजेंडा धर्म का एजेंडा नहीं बनता है। आप वर्ल्ड लेवल पर किसी कॉर्पोरेट को देख लीजिए, वह किसी कॉर्पोरेट का धर्म का एजेंडा नहीं है। उसका उसका एजेंडा है मुनाफा कमाने का। उसको जहां मुनाफा मिलेगा वहां जाएगा, वहां प्रवेश करेगा, वहां मुनाफा करेगा। अब ये देखना हमको है
कि कौन सी सरकार है दुनिया में जो कॉर्पोरेट के लिए जगह उपलब्ध करा रही है आसानी से मुनाफा कमाने का। वहां कॉर्पोरेट जाता है, और वहां कॉर्पोरेट जाता है तो वह अलायंस करता है, उस सरकार को बनाए रखना चाहता है, और उस सरकार को बनाए रखने के लिए वो अपना सोशल मीडिया से लेकर मीडिया से लेकर वह पूंजी खर्चा करता जी जी, है। बहुत वो बहुत इससे जी 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 जी। विघ्नेश जी, जी जी जी। सवाल वही है कि वैचारिकी क्यों हाँ पसंद है, या कहिए कि तू मेरा खुजा मैं तेरा खुजाऊं टाइप का। बिल्कुल। ये देखिए, इसका एक और पक्ष है, सुनील जी ने जो कहा वो पक्ष है ही, और एक और पक्ष है कि खास करके हिंदुस्तान में और यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देखेंगे कि जब से ये न्यू नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट आया, कॉरपोरेट मतलब कि क्रोनी कैपिटलिस्ट इंडिया में पनपे, कुछ हमारा पूंजी। हाँ कुछ और देशों में भी पनपे, वहीं अमेरिका में क्रोनी कैपिटलिस्ट की जगह जो है वो कैपिटलिस्ट मजबूत हुए जिनके हाथ में ज्यादा रिसोर्सेस थे। तो क्या है कि जनता जब कॉरपोरेट के खिलाफ लामबंद होने की सोचती है तो उनको डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो जिसमें मेजॉरिटी जो है वो किसी और मुद्दे में उलझ करके आपकी तरफ आए, और आरएसएस जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म में यकीन रखती है, ना कि हिंदुत्व में, ना कि मतलब सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में। हिंदू उनका जो हिंदुत्व है वो मेजॉरिटेरियनिज्म है, ना कि वो उसका धर्म से कोई संबंध है। जैसा कि खुद सावरकर जी ने भी लिखा है, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, अगर आपको आप जनता के हिस्से की ये पूंजी चुरा रहे हैं, उनके हिस्से की का जनधन हड़प रहे हैं, और कहीं आपको ओपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी, और मेजॉरिटेरियनिज्म अगर आपके साथ आके खड़ी हो गई तो फिर आप सारे बाधाओं से मुक्त हैं। तो इसलिए आरएसएस और कॉरपोरेट, अच्छा वैसे भी आरएसएस को ब्राह्मण बनिया संगठन कहा जाता रहा है। पूंजीवादी, पूंजीपति और जो ये मंदिरों मठों के जो पावरफुल जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इन दोनों का मिश्रण ही आरएसएस। तो इन दोनों को भी तो हमेशा से इन दोनों का गठजोड़ रहा है, तो इन दोनों को भी तो पूंजीवाद से कोई समस्या नहीं है। ना मठों के मठाधीशों को कोई समस्या है, और जो पूंजीपति वर्ग है उनको तो वो तो खुद ही पूंजीपति वर्ग हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्हें कोई समस्या है। आरएसएस सबसे मुफीद माध्यम है भारत में पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखने का। जी जी। नित्यानंद जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जो बात मैंने सुनील जी से होते हुए विघ्नेश जी के पास पहुंची है, इसका और जी जी, उसमें जो असली चीज है
कि जो कॉरपोरेट की जो वर्ण जो है, कॉरपोरेट का जो वर्ण क्या है, तो शायद ये भी तो कोई ये तो नहीं है कि इसकी वजह से बहुत स्वाभाविक लग रहा हो कि क्योंकि मैक्सिमम पूंजी पे या साधन संसाधन पे, इवन मीडिया पे या तमाम चीजों पे उन्हीं का कब्जा है। तो ये बहुत स्वाभाविक रूप से आरएसएस के साथ तालमेल बन जा रहा हाँ नहीं, देखिए जो आपने सवाल किया, मैं थोड़ा सा, क्योंकि है। मूल बात है तो दोनों हमारे वरिष्ठ साथियों ने कह ही दी है और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, सही बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि हिंदुत्व में ये है कि इसमें दो सवाल है कि आरएसएस का एजेंडा हिंदुत्व है या सांप्रदायिकता है, पहले इसकी तय करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो मतलब स्वदेशी की बात है, अभी लालू यादव का एक पुराना भाषण जो है वायरल हो रहा है। वो कह रहे क्या स्वदेशी स्वदेशी करते, मुरली मनोहर जोशी बैठे थे, कह रहे देखिए विदेशी घोड़ी घड़ी आप पहने हुए हैं और सेल फोन अपने छाती में लगाए रखते हैं। तो सेल फोन तो देश में आया नहीं था, विदेशी था। तो ऐसे वो एक एग्जाम्पल है और वो बहुत वायरल होगा, थोड़ा सा क्लिप एक है। आप देखेंगे कि हमेशा मतलब पूरे विश्व में, जो विघ्नेश जी ने भी कही, चाहे वो ब्राजील में हो, अमेरिका में हो या रूस में हो या तमाम जगह पे, जो कॉर्पोरेट है एक्चुअली सत्ता के पीछे लगभग उन्हीं का हाथ रहता है और उनको सांप्रदायिकता भाता है। ठीक है, क्योंकि उनसे उनका वो फलता फूलता है, उनको स्कोप मिलता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्योंकि ये रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहेगा तो वो कुछ ऐसी चीज ले आएंगे, फिर जनता उस ओर भागेगी कि ये चीज सही है। स्वदेशी में ये होता है कि दूसरा आपने जो वर्ण पूछा है, पूंजीपति का वर्ण, उसका जो वर्ण है वो धन है। ठीक है, वो भाई जो मतलब कोई जैनी होगा और वो कहते हैं कि नाम आता है कि भाई वो बड़ा मांस व्यापारी है, वो मांस विक्रेता करता है, बेचता है, या कोई और उस धर्म का होगा, तो धर्म का कार्ड वो कहाँ खेलता है? धर्म का कार्ड वो वहाँ खेलता है जहाँ देखता है कि एक वर्ग उसमें कमजोर है, उसको वहां फंसाया जा सकता है। तो धर्म का फंदा वहीं फेंक देते हैं कि आपके घर में खाने को नहीं है। जैसे अभी एक टीवी का एंकर है, वो उसने कहा कि भाई आप मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रचार तंत्र है, ये जो लगा रखा है, तो ये अपना स्कोप कहाँ खोजेंगे? इनको भी तो पैसे चाहिए ना। जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन हमने आपको कहता है जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अगर धन चाहिए चलाने के लिए तो उसको पूंजी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े संगठन को संचालन करना बिना पैसे का संभव नहीं है ना। इसलिए धन के आगे सारे वर्ण, सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो धन जब आएगा तो आपके सारे जो भी आप एजेंडा कहते हैं कथित रूप से, वो खत्म हो जाते हैं। तो धन से संचालन जो है, इसलिए ये दोनों का जो ताना बाना है, दोनों का लिंक है कि आप हमें कीजिए और हम आपको करेंगे, हम आपके एजेंडे को चलाएंगे। तो पूंजीपति उसमें सहयोग करता है कि आप इस एजेंडे को चलाइए और हमें फायदा होता है और हम आपको पैसे देंगे। उसका कारण अभी एडीआर की रिपोर्ट मैंने कही है कि एडीआर की रिपोर्ट में बताया कि किसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है ना। जी, लेकिन एकदम सही सही कह रहे हैं। लेकिन तहलका कांड हुआ, तहलका कांड आप लोगों को शायद याद हो, तो एक भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पैसा जो है भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। वही हमने कहा। तो सवाल यह है कि जो अपने आप को सबसे बड़ा वैचारिकी और राजनीतिक रूप से शुद्ध और क्या क्या सब मतलब मैंने संस्कारी संस्कारी पार्टी कही जाती थी, या संस्कार के नाम पे बहुत लोगों को मतलब टोपी पहनाया। तो अब वो जो भगवान है, पैसा वाला भगवान, अब वो भगवान जो है स्थापित हो गया, बाकी वैचारिकी गया तेल लेने के लिए। तो इसका मतलब जिन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक कहा, अब देखिए वो प्रधान सेवक है और उन्होंने कहा कि मैं गरीब प्रधान सेवक हूँ। आप उनके कपड़ों के बारे में चर्चा हो रही है, चीजें कर रही है। आप देखिए कि उनकी यात्राओं में उनके तमाम चीजों पे कितने पैसे खर्च हुए हैं। अगर वो हैं और पूंजी का साथ नहीं होता और वो किसके हवाई जहाज में घूमते हैं, उनकी तस्वीरें सामने है कि जो राहुल गांधी दिखाई, जी वही कह रहा हूँ कि चली गई है। तो इसका जी जी, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इनका हिंदुत्व का जो मसला है वो केवल और केवल पूंजी तक सीमित है, या वाकई इससे अब डरने की जरूरत है, या वाकई लोकतंत्र की वजह से डरने की जरूरत है, मैं या कहिए कि लड़ने की जरूरत है।
नहीं, मुझे लगता है कि डरने से ज्यादा सावधान और सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। जी। डरने की बात इसमें नहीं है, क्योंकि हर हर देश में, हर समाज में इस तरह का पड़ाव आता है, हर छोटे बड़े हम्म। देश में। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी, बिना जी। जागरूकता के आप कुछ नहीं कर सकते। डरने का काम इसमें नहीं है। डरे वो लोग हम्म। जिनको लगता है कि उन्हें डरना चाहिए, जो इस चीज को फैला रहे हैं। अगर वो जी। जागरूकता फैलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डरेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है, और इनको खोलने की जरूरत है, इनको पर्दाफाश बेनकाब करने की जरूरत है, जी। 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 तब जाके काम मिलेगा। तो मेरे पास एक तस्वीर है, आप सब लोग शायद देख पाए। जी। मोदी जी की है, और ये गए थे द्वारका में, क्या बोलते हैं, मोर पंख हिला रहे थे शायद, उसमें वो बैठ के और कह रहे थे कि जो नगरी डूब गई थी, वो किसके पापों से डूबी थी अब पता नहीं, लेकिन डूब गई थी, और उसमें वो कर रहे हैं। तो इस तस्वीर से दो तीन बातें, चूंकि हास्य बोध भी पैदा कर रही हैं। और ऐसे समय में जब एक और किसान है, दूसरी ओर जो है नौजवान उत्तर प्रदेश में, मतलब डंडे खा रहे हैं नौकरी के लिए। हाँ, आग बबूला भी हैं, और भाग के जाना पड़ा, क्या बोलते हैं, बनारस भी जाना पड़ा, मैडम को अमेठी भी जाना पड़ा। तो ये जो बौखलाहट है, कहीं ये पूरी सोची समझी जो परसेप्शन जिसकी बात आप कर रहे थे, कि का मामला तो नहीं है कि वहां से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसी तस्वीर की जाए या ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाए जो बाकी सब दूर, और केवल इस मोदी जी के ही पक्ष में या विपक्ष में बातें हों। इसका देखिए सीधा आंसर है कि देखिए, इसका जवाब ये है कि एक बच्चा जब भूखा हो ना, उसको पालने में लिटा दीजिए, और उसको कुछ, वो जब भूख से रोने लगे ना, हम्म। कुछ देर आप झुनझुना बजा के उसका उसका ध्यान इधर, भूख से इधर वो कर सकते हैं। जी। लेकिन जब भूख एकदम उसमें आ जाएगा, तो बच्चा जो है वो, आप कितना बजाते रहिए, बच्चे की चीख बढ़ती जाएगी, उसका रोना वो हो जाएगा, और अंत में, क्योंकि बच्चा है तो हो सकता है कि सो जाए, लेकिन और उससे बच्चे को नुकसान ही पहुंचेगा। ठीक है। तो जी। ये जी। जो डूबे हुए नगर को बचाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जोशीमठ नाम का एक जगह है उत्तराखंड में जो ढह गया था, उसी को बचा ले। विघ्नेश जी, जी 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 जी, ये बड़ा ही तो मजेदार वाक्य है। इतना पवित्र फोटो जी। है, शायद समुद्र भी शायद हाँ, जिस जो ये पाप। नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी। हम्म। जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाई, वहां पर जाकर के कपालभाति या जो भी किया उन्होंने, कुछ योगा हम्म। वगैरह दिखाए। हम्म। तो हालांकि मुझे संपत सरल जी का वो व्यंग याद आ रहा था कि जब राजा, और वही चीज नित्यानंद जी ने भी कहा कि जब राजा से भूखा खाना मांगता था, तो राजा जो है वो आग में कूदने का करतब दिखाता था। हम्म। तो ये जब पीआर इवेंट चल रहा था, उसके कुछ घंटों बाद ही एक भारतीय पुरातत्व विभाग के गुजरात के बड़े अधिकारी ने ये स्टेटमेंट दिया कि काश हमें द्वारका के डूबने और वहां पे क्या स्थिति है, क्या सही माजरा है, इसको समझने के लिए अगर 70-75 करोड़ का भी बजट अलोकेट कर दिया गया होता, तो अब तक तो हम ढूंढ के ले आए हो। हम्म। तो हालत ये है कि वहां पे बजट 10 10 रुपए का नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ गया है, पीआर इवेंट्स चलने चाहिए, वो जो तथाकथित हिंदूवादी जो लोग हैं, उनको खुराक मिलना चाहिए, कुछ कहने को होना चाहिए कि देखिए मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। जी। तो बस उतना ही है, वो झुंझुना ही है, जैसा नित्यानंद जी ने कहा। नहीं नहीं, लेकिन एक चीज और है कि जब जब सवाल पूछे जाते हैं, खास करके पिछली बार भी जब किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, जी जी तो जी। वो जब कोई सवाल पूछा जाता था तो तुरंत वो जवाब नहीं देते थे, कोई एक्ट करते थे
जी 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 कहीं कहीं चले गए जी और वहां जाके कुछ कर दिया, फिर सवाल पूछा गया तो फिर दूसरी जगह भाग गए। इस जी जी बीच में तो ये चले गए थे, शायद विदेश भी चले गए थे। जी 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 तो ये मतलब इनको ये इतने मुतमईन है कि चाहे तुम लोग जो करो, जीतना तो हमें ही है, 400 के पार हमें ही जाना है। या कहीं भयंकर डर है जिसकी वजह से ये बौखलाहट या ये इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। ये देखिए, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। हम्म। एक्चुअली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही उसी में होती है जिसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें छोटा होने की भावना आ गई हो, वही अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है। जी। तो ये तो है ही कि अंदर से एक चिंता, एक डर है कि अगर सही में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाए तो अगर बैलेट से चुनाव हो जाए, चुनाव आयोग सही कदम उठाने लगे और ईडी, सीबीआई आदि के माध्यम से जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उन पे अगर चुनाव तक सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा दे, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, लेकिन एक चीज है कि सब कुछ तो इनके हाथ में है। जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा, हाँ। इसीलिए मैंने कहा सब कुछ हाथ में है। हाँ। तो तब डर काहे का। हाँ, तब तब भी हम्म। आपको, जनता को कम से कम उनका दिमाग भटकाने के लिए ही सही हम्म। कुछ तो वजह देना पड़ेगा कि इस वजह से मोदी जी जीत गए, 450 सीटों पे खड़े हुए और 400 सीटों पे जीत गए। हम्म। अब जो पार्टी 450 सीटों पे एक संजीदे तरीके से खड़ी हो रही हो और वो 400 सीटों पे जीतने का पूरा ढोल पीट चुकी हो, तो जी। आप क्या मानते हैं? कुछ तो वजह होगी। जी। और उस वजह जो है, अच्छा, नहीं, मतलब। एक मनोवैज्ञानिक कारण है इसमें। देखिए, हाँ। जिस राजा के पास सबसे बड़ी सेना होती है या जिसके पास सबसे ज्यादा लाभ लश्कर होता है, आप देखेंगे वो चूहे से बहुत डरता है। बिल्कुल। ये है ना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक वो है, मतलब एक प्रक्रिया है। तो इसको याद रखिएगा। दुनिया के हम्म। तमाम देश, जो अमेरिका से लेके जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार है, वो किसी छोटे देश के छोटे से हलचल से वो डर जाता है कि खतरा पैदा हो गया। हम्म। अमेरिका को चिंता कहाँ आती है? अमेरिका उन देशों से पंगा नहीं करता है। वो कोई छोटा देश हो, छोटा मोटा देश हो, जहाँ कुछ वो कोई छोटा सा टेस्ट कर ले तो वो डर जाता है। तो इससे, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब सारी चीजें इनके हाथ में है, बावजूद उसके ये है कि कहीं कुछ बोल तो नहीं दिया। जैसे तमाम चीज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की, और जो चंडीगढ़ चुनाव में जो इन्होंने किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, या आज की जो किसानों के बारे में जो टिप्पणी आई है अदालत, आप उससे देख लीजिए तो डर तो है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पकड़ेंगे तो होता है ना कि कहीं छेद तो नहीं है, हम्म। है ना, एक चींटी घुस जाए। जी। तो अभी तो इस यही हम इसको समाप्त करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। और एक जो जो 400 पार या 375, 370, और तो 370 मुझे लगता है कि धारा 370 की बात हो रही है। तो खैर वो एक अलग प्रक्रिया है। अभी हम यहाँ बंद करते हुए एक अगला जो हमारे लिए जो टास्क है कि चाहे हम मान लेते हैं कि 400 पार या 370, तो वो कहाँ से आएगी और क्या क्या उनके पास, क्योंकि जहां से है वहां से तो अधिकतम वो है। अब उसमें वो उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण और दूसरे राज्यों से भी कई शायद हिसाब किताब हो। इस पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी का शायद किसी वजह से चले जाना पड़ रहा है, तो उनको भी बोल देते हैं यहाँ से, उनको भी धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत शानदार विमर्श चलाया है।
और उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी इसको देखेंगे, समझेंगे, सराहेंगे। और उसका एक ही तरीका है कि वो कितना सब्सक्राइब करते हैं हमें, कितना लाइक करते हैं, और कितना वो कमेंट करते हैं। तो आप दर्शकों से भी आग्रह है कि हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई पैसा आपका नहीं लगता है, हमें बहुत बड़ा जन समर्थन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।